Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 12th Physics, Applications of Gauss Law, we will study about the electric field due to a uniformly charged non-conducting sphere. तो आज के इस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से हम एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इससे पहले की प्रीवियस लेक्चर में हम ड्यू टू स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वो निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट हमने निकाला। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज वो निकाला, उसको हमने देखा। और देन उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल वाला एप्लीकेशंस उसका पूरा हमने सॉल्व किया। वो सारे प्रीवियस लेक्चर्स में अपलोड है ऑलरेडी। अभी जो कि क्लास 12th के सिलेबस से जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे पास मान लीजिए स्फेरिकल सेल से थोड़ा डिफरेंट होगा। स्फेरिकल सेल क्या था, वो अंदर से हॉलो था, ठीक। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है ये इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए यहां पर हमने कंसीडर किया है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए ये एक स्फीयर है सपोज, और इस स्फीयर में ये मैंने ले लिया सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये है ओ सेंटर, और कैपिटल आर जो है इस स्फीयर की रेडियस है। अब जो स्फीयर है इसके पूरे मैं इसे डॉट 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 दिखा रहा हूं। इस स्फीयर में ये डॉट डॉट दिखाने का मतलब मेरा ये है कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक। ये अंदर से भी इसमें खोखला नहीं है, पूरे स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। इसको हम कहेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या हम इसको कहें ज्यादा बेटर होगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, हॉलो नहीं है। तो नॉन कंडक्टिंग अगर ये है तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके पूरे वॉल्यूम में होगा। अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तो चार्ज केवल सरफेस पर होता, और कंडक्टिंग स्फीयर चाहे वो सॉलिड हो, ठीक, तब भी चार्ज कहां जाता है, उसके सरफेस पर आ जाता है कंडक्टर में। और स्फेरिकल सेल हो तब भी चार्ज कहां आता है, सरफेस पर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। अब जो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो नॉन कंडक्टिंग में आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके पूरे वॉल्यूम में होगा, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगेगा। और हमें क्या करना है, इस स्फीयर से इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, और इसके इनसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें निकालना है, ठीक। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर निकालना है। कहां पर, एक तो हम निकालेंगे आउटसाइड पॉइंट, ठीक, दूसरा हम देखेंगे एट सरफेस पर, और थर्ड हम देखेंगे कहां पर, एट इनसाइड पॉइंट, ठीक, या इनसाइड पॉइंट। वो पॉइंट कहां होगा, स्फीयर के अंदर। ये हेडिंग आप नोट कर सकते हैं, और ये तीन केस हम यहां पर लेंगे। तो तीन केस में से हम सबसे पहले जो हम सॉल्व करेंगे, हम लेंगे आउटसाइड पॉइंट के लिए। पढ़ने हमें तीनों है, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। तो सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट से लिखने से पहले हम इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर, हम क्या मान रहे हैं, अ नॉन कंडक्टिंग, ये आप लिख सकते हैं बहुत इजीली शॉर्ट में, नॉन कंडक्टिंग क्या है, सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द वॉल्यूम, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट में लिख देते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, ब्रैकेट में अगर मैं आपके समझने के लिए लिख दूं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, होल वॉल्यूम, यानी पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उस समय हम लगाते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, रो का कंसेप्ट। तो इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज पूरे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू होता है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, रो जरा देखिए, तो रो इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन इस सॉलिड स्फीयर
का वॉल्यूम, अगर इसकी रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3, r करेंगे कैपिटल, क्यों तो हमने इसकी रेडियस कैपिटल R मानी है, तो रो इक्वल टू 4/3 पाई r3, ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या हम टोटल सॉलिड स्फीयर का चार्ज कहें, टोटल सॉलिड स्फीयर, तो Q इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r3, ये इसका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये नोट की। तो अब यहां तक ये फिगर को आप अभी हम आगे और ड्रॉ करेंगे, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, ठीक। तो आपको रो का ध्यान रखना है कि रो जो हमने एक इक्वेशन हम मान के चलेंगे अभी तक, तो रो इक्वल टू क्या है Q/4/3 पाई r3, कैपिटल R है, ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 अभी तक हम मान ले रहे हैं इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट पर हम क्या निकाल रहे हैं E एट आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस स्फीयर से आउटसाइड कोई पॉइंट लेना होगा, ठीक। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है, ये पॉइंट P, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमारा काम क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो आपको गॉसियन सरफेस का काफी आइडिया आ गया है, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी एक स्फीयर के फॉर्म में ही होगा। तो मैंने क्या कर दिया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी इस पॉइंट P। तो एट आउटसाइड पॉइंट P पर हम निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने इससे गॉसियन सरफेस खींची, ठीक। तो गॉसियन सरफेस की खासियत क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर अगर आप इस सेंटर से देखें, जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, मान लीजिए अगर ये r डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो गॉसियन पॉइंट कहां पर होना चाहिए, गॉसियन सरफेस पर। तो क्या होगा, ये पूरा जो भी r होगा, हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी गॉसियन सरफेस में, वो इक्वल हो जाएगी, समझ में आए। अब इस यहां पर अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहले का काम है, यहां पर हम एक एरिया वेक्टर ले लें। तो एरिया वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अगर यहाँ पर पॉइंट P है तो एरिया वेक्टर ds बाहर की ओर होगा नहीं होगा, देखिए आपको समझ में आता है, स्फेरिकल सरफेस है, एरिया वेक्टर आउटसाइड नॉर्मल होता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं, आपको भी इसका आइडिया आ गया है। तो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उससे प्रीवियस लेक्चर पहले देख लें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के पहले के लेक्चर। तो ये ds हो गया। अब इसमें प्लस q चार्ज से चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटसाइड होगा, हर पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। ऐसे अगर यहाँ पर आप ds एलिमेंट मानते तो ds कैसे होता, आउटवर्ड नॉर्मल होता, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर भी कैसा होता, ऐसे ही होता। अगर यहाँ अगर आप ds मानते तो एरिया वेक्टर इसमें भी आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होता, ये तो प्लस q से हमेशा आउटवर्ड। ऐसे ही इस साइड भी अगर आप देखते हैं कहीं पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही जिस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए कहीं पर भी आप देखें E और ds दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो पहले हम गॉस लॉ से देखते हैं, देखिए अब यार मैं पहले इससे फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं। तो इससे फ्लक्स कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस हम निकाल रहे हैं। ये हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू, कहां से पास होगा टोटल फ्लक्स, थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस। तो E डॉट ds, अब कितनी इसकी वैल्यू आएगी, एक ही सरफेस बन रही इस पर, ठीक है, क्योंकि स्फीयर है तो एक ही सरफेस होगी, और E और ds के बीच में एंगल क्या है, 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos 0, ये तो E और ds के बीच में एंगल क्या है, 0 है। तो यहां से E ds निकाल लीजिए, E डॉट ds इक्वल टू E ds cos 0 का cos 0 1, तो E ds बनेगा, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैंने E को बाहर ले लिया, ठीक। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसमें एक ही सरफेस है। जैसे चार्ज वायर में हमारी दो सरफेस थी, एक कौन सी, सॉरी चार्ज वायर में सिलिंड्रिकल में 3 सरफेस थी, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, CSA कर्व्ड सरफेस, लेकिन स्फीयर के केस में एक ही सरफेस है। तो टोटल EDS जितना भी होगा इस गॉसियन सरफेस से, वो केवल एक ही सरफेस के थ्रू जा रहा है, इसलिए हमने E डॉट ds यही सरफेस होगा, इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल के लिए, तो हमने लिख दिया E ds cos 0। समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आगे,
ई डॉट डी एस ये लाइक एज ए स्फेरिकल सेल ही है, बस इसमें एक ही जगह पर चेंजेस आने इनसाइड, बाकी आउटसाइड एज ए थिन स्फेरिकल सेल ही सॉल्व होगा सेम। तो ई डी एस इक्वल टू ई डी एस कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? देखिए डीएस ये वाला जो एरिया वेक्टर है, इनको सारे एरिया वेक्टर को अगर हम मिला देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। कौन से वाले स्फीयर का? जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इसका एरिया निकलेगा, न कि इसका। ठीक, तो इस डीएस के लिए ये रेडियस कितनी है आर, ये इसका स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए यहां से इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इसलिए इसका एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ये ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर स्क्वायर तो इसका एरिया होगा, हमें तो गॉसियन सरफेस का डीएस का इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक, तो ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ये हमने यहां से निकाला। ठीक, अब हम लिखते हैं बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? देखिए गॉस लॉ कहता है कि भाई गॉस लॉ से क्या होता है, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक, गॉस लॉ क्या कहता है कि भाई टोटल फ्लक्स जो पास होता है किसी क्लोज्ड सरफेस से वो होता है इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या कर दीजिए, यहां पर इस इक्वेशन में यहां से ई डॉट डीएस की वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो ई डॉट डीएस की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनक्लोज, या क्यू इनक्लोज को अभी मैं क्यू लिख दे रहा हूं सिंपल, जहां पर क्यू क्या है गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज है, यानी कि चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। मेरे पास अगर एक स्फीयर है गॉसियन सरफेस, उसके बाहर भी मैं स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, उसके बाहर भी मैंने स्फीयर ही बना रखा है, स्फीयर बना रखा है गॉसियन सरफेस। तो टोटल जो स्फीयर है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाएगी। ठीक, तो जो क्यू इनक्लोज्ड है उसको हम टोटल क्यू चार्ज लिख सकते हैं, यानी कि गॉसियन सरफेस अभी पूरे सॉलिड स्फीयर के चार्ज को इनक्लोज कर रही है। कर रही नहीं कर रही? ये सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज क्यू है, गॉसियन सरफेस ने पूरे इसको इनक्लोज कर रखा है, 3 डायमेंशनल फिगर है ये। ठीक है, तो पूरे को इनक्लोज कर रखा है, तो इसलिए टोटल चार्ज क्यू क्या होगा इनक्लोज हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आ गया, ई आ गया हमारा, आप इसको नीचे भेजेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही थिन स्फेरिकल सेल में भी आया था। तो अब यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आगे इसका कंक्लूजन आपको बताता हूं। ओके, तो यहां तक आपको ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, ये तो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 का हमारा बाद में यूज हो सकता है। तो देखिए रिजल्ट पर अब हम आए अगर, तो मुझे ई आउटसाइड कितना मिला, ई आउटसाइड हमें मुझे सेम लाइक एज स्फेरिकल सेल ही मिला, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आउटसाइड पॉइंट तक। ये किसके थ्रू होता है, लाइक एज ए पॉइंट चार्ज भी होता है। अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पर क्यू चार्ज रखा हो तो इससे आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते तब भी इतना ही आता। तो यहां पर भी हम कहेंगे कि सॉलिड स्फीयर भी जैसे स्फेरिकल सेल क्या बिहेव करता था, आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि सारा चार्ज उसके सेंटर में रखा हो, जबकि सारा चार्ज स्फेरिकल सेल के सेंटर में क्या, अंदर तो चार्ज होता ही नहीं था, आपने स्फेरिकल सेल में देखा। अब सॉलिड स्फीयर में भी ये ऐसे बिहेव कर रहा है आउटसाइड पॉइंट के लिए कि जो टोटल चार्ज हो कहां पर हो, एज ए पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पर रखा हो। एक फॉर्मूले से हमें मिल रहा है, लेकिन चार्ज यहां भी केवल सेंटर पर नहीं रखा है, चार्ज टोटल वॉल्यूम पर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई फॉर आउटसाइड पॉइंट, कौन से पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट बिहेव करेगा, यानी कि सी या सीम्स कर सकते हैं इसको कि हमें ऐसा लगेगा, बिहेव्स लाइक एज किसकी तरह लगेगा, दैट टोटल चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बिहेव कर रहा है कि टोटल चार्ज लाइक एज द टोटल चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ऐसे ही हमें फील होता है, जबकि रियल में ऐसा है नहीं। ठीक, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा दूसरे फॉर्म में देखते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले से रिजल्ट देखें तो देखिए इस फॉर्मूले से जो ई है आउटसाइड वो कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जो कि हमें ग्राफ खींचते समय ये हमें जरूरी चाहिए। ठीक, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, चार्ज क्यू इसमें टोटल कांस्टेंट होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मींस आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से। ठीक,
अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं इस फॉर्मूले को। ई जो आउटसाइड निकल रहा है 1/4πε0 Q/r²। Q क्या है? इस गॉसियन सरफेस के द्वारा इंक्लोज्ड टोटल चार्ज। तो इस समय देखिए गॉसियन सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है, जितना पूरे स्फीयर में चार्ज है। तो पूरे स्फीयर का चार्ज कैसे निकलेगा भाई? हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, ρ = Q/4/3πr³। तो यहां से Q क्या आ जाएगा? ρ × 4/3πr³। समझ गए? तो यहां से Q की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये बताइए आप मुझे। मैं देखिए Q की जगह पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ρ × ये, चलिए एक काम करते हैं 1/4πε0 Q/r²। मैंने ये लाइन ऐसी लिख दी, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। 1/4πε0 r² को ये ले लो, Q की जगह पर यहां से लिख दीजिए ρ × 4/3πr³। ठीक, ये हमने कहां से लिया? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करते हुए। अब इसमें कुछ टर्म्स कटेंगे, उनको कट करना है, बाकी रिजल्ट देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा है आउटसाइड पॉइंट पर? 4π से 4π कैंसिल, और मेरे पास बचा देखिए रो ऊपर r³ बचा, नीचे बचा 3ε0 r²। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये फॉर्मूला अगर इस फॉर्मूले से भी अगर आप देखें तो रो तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगा, आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर है वो भी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट ε0 कांस्टेंट, आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ये वेरी करेगा भी, पॉइंट यहां हो तो अगर पॉइंट यहां से आ चले तो आर बढ़ेगा, पॉइंट थोड़ा नजदीक आ तो आर डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, तो यही हमने वहां भी देखा था किसमें? स्फेरिकल सेल के फॉर्म में। लेकिन स्फेरिकल सेल के फॉर्म में क्या था? वहां पर रो नहीं था, इतना ध्यान दीजिएगा। स्फेरिकल सेल और इसमें डिफरेंस मेन ये है, स्फेरिकल सेल में सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा, यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है। वहां फॉर्मूला हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के फॉर्म में था। ठीक, तो अब यहां तक आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और समझते हुए इसको नोट कीजिए। ठीक, तो ये रिजल्ट हमें अभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए चाहिएगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। ठीक, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये बस एक इक्वेशन 1 मैंने आपके समझने के लिए यहां पर रखी हुई है, कि तो इसका अभी इनसाइड पॉइंट के लिए भी यूज होगा। ठीक, तो इसलिए ये तो ने पहले से यहां पर लिखा हुआ है। अब दूसरा हम अगर हम देखें एट सरफेस पर, तो सरफेस, अच्छा जो पहला पॉइंट था ना एट आउटसाइड पॉइंट, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए r ग्रेटर देन r था, इसको आप लिख लीजिएगा प्लीज। आउटसाइड पॉइंट में जो पॉइंट की डिस्टेंस है r, वो इसकी रेडियस r से क्या था? ग्रेटर था, उसको आप मेंशन कर लीजिएगा आउटसाइड पॉइंट में। सरफेस पर क्या हो जाएगा? r = r। कैसे? अगर ये पॉइंट यहां से कहां आ जाए? सरफेस पर आ जाए, यानी कि यहां पर आ जाए, ये पॉइंट P कम होते होते सरफेस पर आ जाए, तो ये वाला जो r हो जाएगा ये भी डिक्रीज होकर यहीं पर पहुंच जाएगा। तो इस केस में स्मॉल r = क्या हो जाएगा? कैपिटल R। तो E आउटसाइड क्या था? देखिए वी नो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, E आउटसाइड का फॉर्मूला हमारे पास था 1/4πε0 Q/r²। ठीक, तो एक तो ये था फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले से एट सरफेस, एक तो ये है फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला एक और था हमारे पास, E आउटसाइड आया था हमारे पास ρr³/3ε0 r²। ये आए थे दो फॉर्मूले। अब एट सरफेस निकालना है, तो आप दोनों फॉर्मूले में r = r रख दीजिए सीधे। तो सरफेस पर कितना आ जाएगा? ई सरफेस पहले फॉर्मूले से आ जाएगा 1/4πε0 Q/r की जगह पर क्या रख देंगे? कैपिटल R रख देंगे। तो Q/स्मॉल r² है, तो अब कितना हो जाएगा? कैपिटल R²। इस फॉर्मूले से देखिए जरा, ये तो ये आउटसाइड है, तो ई सरफेस कितना आ जाएगा? ई सरफेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले स्मॉल r की जगह पर भी कैपिटल R रख देना है। ठीक, तो क्या बन जाएगा? ρr³/3ε0 r² हो जाएगा, इसके ऊपर r² से क्यूब कट जाएगा ऊपर, तो ई सरफेस कितना आ रहा है देखिए, इक्वल टू ρr/3ε0। तो देखिए ई सरफेस कैसा हो जाएगा? ρr/3ε0।
तो यहां से आप देखिए सरफेस पर देखो कैसा है, सरफेस पर रो कांस्टेंट, आर केवल ये स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करेगा, और एक केस में अगर हम लें तो स्फीयर की रेडियस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, 3 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, आपको कैसा मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक। और जबकि आउटसाइड वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे, और यहां पर ये मैक्सिमम भी होगा, क्यों, क्यों, तो देखिए आउटसाइड में आर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है, ये जो आर स्क्वायर है आउट, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देखिए आउटसाइड के लिए आर ग्रेटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पर आर क्या है, लेस देन है ना, इससे कैपिटल आउटसाइड के कंपैरिजन में ये नजदीक आ गया पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आउटसाइड पॉइंट। तो ये सरफेस के लिए आपने देखा कांस्टेंट होगा और ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं इसके इनसाइड कैसे आएगा, उस अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड वो आपको समझना है, क्यों, तो अब इस स्फेरिकल सेल में तो इसके इनसाइड चार्ज 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया था, लेकिन सॉलिड स्फीयर में इस सॉलिड स्फीयर की इनसाइड चार्ज 0 नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, आप इसको नोट करिए। फिर हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ओके, अब इनसाइड निकालने के लिए हमने सरफेस और आउटसाइड और सरफेस देख लिया, हम इनसाइड के लिए मैं आपके लिए अलग से यहाँ पर फिगर ड्रॉ करूंगा, इसको आपको समझना है मेन। तीसरा हम कहा निकाल रहे हैं, एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट पर, तो थोड़ा सा बड़ा सा फिगर बनाऊंगा मैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये सॉलिड स्फीयर है, वही सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर था, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसका सेंटर O है और रेडियस क्या है, कैपिटल R है, रेडियस क्या है, कैपिटल R है इसकी रेडियस। मुझे क्या चाहिए, अब इसके इनसाइड मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पर, और हमने इस पूरे सॉलिड जो चार्ज है पूरे सॉलिड स्फीयर पर के पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे इस पॉइंट पर, इनसाइड ये पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस इनसाइड एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे, ठीक है। तो इनसाइड कैसे आएगा, मान लीजिए ये पॉइंट P है, पॉइंट P, तो यहां पर आप ऐसी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आएगी, ये आपको थोड़ा सा आपको इसको समझना है ध्यान से प्लीज। ये इनसाइड जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आएगी, मान लीजिए जो पॉइंट P है वो क्या है, ये पॉइंट P है, और ये स्फीयर के सेंटर से इसकी डिस्टेंस R है, ठीक है। तो R है, तो इस केस में क्या है, R जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है लेस देन R है, आउटसाइड के लिए R ग्रेटर देन R था, यहां पर R क्या है, लेस देन R है। अब इस टोटल स्फीयर में तो चार्ज प्लस Q है, टोटल में चार्ज कितना है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं आउटसाइड आपके लिए प्लस Q है। क्या इनसाइड भी चार्ज जो होगा आपका प्लस Q ही होगा, नहीं, गॉसियन सरफेस जो है हमारी, ये मैंने गॉसियन सरफेस दिखा रहा हूं ना, डॉट 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 डॉट, इस पॉइंट P से होते हुए पॉइंट P ये है, ठीक, ये गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज जब इंक्लोज नहीं होगा, क्योंकि तो कुछ चार्ज बाहर भी तो है, तो टोटल चार्ज अब क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर मैं एक ये पॉइंट P पर एक एरिया वेक्टर ले लें हम इस गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ds बाहरी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पर कैसे होगा, बाहरी होगा। तो ऐसे ये वाली जो गॉसियन सरफेस है ना अंदर वाली, इस पर आप ds कहीं पर भी ले लो, आउटसाइड ही होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा, E और ds सेम होंगे, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं देख रहा हूं कैमरे में कितना ही विजिबल है आपके लिए, आई थिंक ये विजिबल है और आप समझ सकते हैं। ऐसी ds में शो नहीं कर रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिगर, यहां पर भी ds लेंगे, ये अंदर वाली गॉसियन है, तो एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा। तो अब हम देखें, सबसे पहले वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, थोड़ा सा मैं आपको लिए लिख रहा हूं कि आप समझ सकें, गॉसियन सरफेस थ्रू इनसाइड पॉइंट P, गॉसियन सरफेस खींची मैंने इनसाइड पॉइंट P के थ्रू, ठीक, कैसी गॉसियन सरफेस खींची, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है।
अब चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हम स्फीयर की कहें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो इक्वल टू तो भाई Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब होगा कैपिटल, क्योंकि चार्ज तो पूरे वॉल्यूम में है, पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में, तो ये तो रो इक्वल टू Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब होगा। तो टोटल स्फीयर का चार्ज अगर कहें, टोटल स्फीयर का चार्ज Q, तो रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब होगा। लेकिन चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कैसे निकलेगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कैसे निकलेगा, लेट Q dash is the charge, Q dash is the charge enclosed by Gaussian surface। अगर Q dash चार्ज इनक्लोज है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास जो रो होगा, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी पूरे स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, हमेशा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो पूरे स्फीयर का चार्ज कैसा है, टोटल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो चार्ज क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू टोटल स्फीयर का चार्ज। अगर चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कहूं तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आएगा नहीं आएगा, रो इनटू वॉल्यूम ऑफ, जो कि इमेजिनरी है हमारी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इतने रीजन में क्या चार्ज होगा, वैसे भी तो समझ सकते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इतने रीजन का वॉल्यूम तो आएगा ही केवल, तो इतने रीजन का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। तो चार्ज इनक्लोज्ड अगर आप समझ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। यहां से अगर हम इस पॉइंट को समझ गए तो फिर आगे ये काफी इजी है, क्यों, तो हम जब गॉस लॉ लगाएंगे ना, तो हम गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं। तो इस समय पहले आप ये निकालना सीखिए गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो हमें पता है कि भाई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल रो है Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, ये रो क्या होगा, कांस्टेंट। तो टोटल स्फीयर का चार्ज कहते तो Q इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब होता है। लेकिन हमें टोटल का नहीं चाहिए, अभी हमें किसका चाहिए इस केस में, कि इनसाइड कितना क्लोज है। तो इनसाइड कैसे निकलेगा, Q वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन गॉसियन सरफेस, वो क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आप समझ गए, ठीक, यहां तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसको इस केस में हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हम ये इनसाइड पॉइंट के लिए अलग से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, ठीक, ओके। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन आपने नोट कर ली होगी। ये क्या था, इसको मैं अगर लिख दूं, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन, कौन से वाले सर, कौन सी कंडीशन के लिए बात हो रही है, ये अभी इनसाइड पॉइंट के लिए बात हो रही है, ध्यान दीजिए ना। तो Q डैश इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब होगा, ये इनक्लोज्ड, ठीक। अब यहां से अगर हम अब आगे सॉल्व करें तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, इसको हम सॉल्व करते हैं थ्रू गॉसियन सरफेस। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखिए फाई ई से भी हम इसको डिनोट करते हैं, फाई इक्वल टू ये, तो कितना होगा, कितनी सरफेस है स्फेरिकल सरफेस में, एक ही है भाई, ये है ना स्फेरिकल सरफेस, एक ही है, उसी का इंटीग्रेशन चलेगा, ठीक। और E और ds के बीच में एंगल कितना है इस समय भी, E और ds के बीच में एंगल क्या है, 0। तो ये हो जाएगा E ds cos 0 इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0। तो मुझे मिलेगा टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस E इंटीग्रेशन ऑफ ds, ठीक। तो अब यहां से दिमाग लगाइए, क्या बनेगा, टोटल फ्लक्स E डॉट ds इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा, देखिए ds कौन से वाले में लिया आपने, इनसाइड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में ds लिया, ds करके आपको एरिया मिलेगा किसका, इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का। इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, गॉट इट। तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बनाया था, इसको 2 बना दीजिए।
अब गॉस लॉ लगाते हैं। गॉस लॉ से क्या होता है देखिए, इसके बाद मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से क्या होता है, गॉस लॉ कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, उस गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। अब इनसाइड पॉइंट के लिए E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड को हमने क्या लिखा है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस Q डैश लिखा है, तो मैं इसको इस समय Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अभी Q डैश की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, E डॉट ds की वैल्यू यहां से रख दीजिए, क्या है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास निकल के आया E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्फीयर की, ठीक। तो इस Q डैश की वैल्यू रखिए, तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो E क्या हो जाएगा देखिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये तो इतना ही रहा। Q डैश की वैल्यू आप ये रखेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास सॉल्व होकर के इसका रिजल्ट हम देखते हैं। Q डैश की अगर मैं वैल्यू देखूं तो Q डैश है हमारा रो इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। देखिए कितना आया हमारे पास, कितना आया देखिए, Q डैश कितना था ये हमने निकाला था, तो Q डैश की ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनसाइड E डॉट ds क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds अभी हमने सॉल्व करके निकाला था, Q इनक्लोज्ड को मैंने Q डैश लिखा इस केस में, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आया, लेकिन ये रिजल्टेंट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, आप इसको रिजल्ट मान के ना चलें। अब हम क्यों, तो हमने अभी Q डैश की वैल्यू ही नहीं रखी है, क्यों तो हमें तो Q डैश तो पता ही नहीं ना क्वेश्चन में, हमें तो टोटल चार्ज क्यों पता है। तो Q डैश की वैल्यू के लिए मैंने इसी को फिर से यहां पर लिख दिया, Q डैश की वैल्यू मैंने यहां से ये रखी। अब इसमें कुछ टर्म कटेंगे, वहां से रिजल्ट आएगा। E इनसाइड के लिए हमारा आ रहा है, तो देखिए क्या आएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या आया, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये मेन रिजल्ट है। अब इस फॉर्मूले से आप देखिए, रो अपने आप में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये कांस्टेंट है, ये पूरे स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, आर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, यानी कि इसके अंदर फिर अब देखिए किसके अंदर, इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट के लिए, किसके लिए, इनसाइड पॉइंट, किसके, पूरे सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, न कि 1 अपॉन आर स्क्वायर। प्लीज अंडरस्टूड, जो मैंने पहले यहां पर एक्सप्लेन किया था वो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा था। मेन रिजल्ट आपके पास ये है, आप इसको कंक्लूजन मान के चलिए कि तो इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि इनसाइड अगर आर बढ़ेगा इनसाइड पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, जिसको हम अभी ग्राफ में देखेंगे। दूसरे फॉर्म में इस फॉर्मूले को अगर मैं इनसाइड देखूं तो ई इनसाइड कितना आएगा, देखिए रो की वैल्यू रख दीजिए। रो क्या है, रो पूरे स्फीयर के लिए रखोगे आप, तो रो जो आएगा यहां पर इसके लिए नहीं रखोगे, रो पूरे स्फीयर के लिए क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यही तो है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जो फिक्स हुई, तो चार्ज पूरे स्फीयर के वॉल्यूम में आपका वो फिक्स है, ठीक। तो रो की वैल्यू आपकी यहां से नहीं निकलेगी, ठीक है, यहां से आपको रो नहीं निकालना है, रो कहां से निकालना है, तो पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए रो और इसके वॉल्यूम इस फॉर्मूले से निकलेगा जो हमने शुरू में देखा था, ठीक। तो E इनसाइड क्या आएगा, रो की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा आपके पास, रो की वैल्यू, अच्छा सॉरी, देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, रो की वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये तो रो की वैल्यू है, साथ में क्या है R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R अपॉन आर क्यूब। ये मेन फॉर्मूला आपको इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है, ये तो Q डैश चार्ज इनसाइड के लिए मैंने समझाया था पॉइंट, ठीक। मेन टोटल चार्ज के कारण जो होगा वो ये होगा आपके, या तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू स्मॉल r अपॉन आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले से भी अगर आप देखें तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के।
है या नहीं? ये तो 1/4πε0 कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, ये R क्या है, इस रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी कांस्टेंट, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, केवल R है इसके। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, इसके कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, पूरे कंसेप्ट, कहीं आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और मेन रिजल्ट तक आप देख सकते हैं। ठीक, तो हमने सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, तीनों पॉइंट पर निकाला, उसकी मैं वैल्यू यहां पर लिख करके अब नेक्स्ट आपके लिए ग्राफ यहां पर आपको प्लॉट करके हम ग्राफ प्लॉट करना इसका सीखेंगे। ठीक, तो मैं आपको दिखाता हूं इसको वैल्यू लिख करके। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया है। देखिए इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था, 1/4πε0 QR/r³ या ρr/3ε0, सरफेस पर Q/r² या ρr/3ε0, या फिर आउटसाइड पर स्मॉल r का स्क्वायर आ जाएगा नीचे और ρr³/3ε0r²। तो हमने देखा इनसाइड कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, और यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक है, और यहाँ E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होगा। तो देखिए आप इसका मैंने ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया है, ग्राफ को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, अगर कंडक्टिंग होगा तो फिर तो स्फेरिकल सेल जैसा ही ग्राफ आएगा। ठीक, तो नॉन कंडक्टिंग में ये मैंने रेडियस r दिखाई है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड, मैंने दोनों और ग्राफ शो किया, आप किसी एक साइड भी कर सकते हैं। तो देखिए सेंटर पर ये पॉइंट मैंने 0 ले लिया, ये डिस्टेंस r शो कर रखी, कहां से, सेंटर O से। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां तक क्या होगा, इनसाइड पर r <r होगा, तो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाया सरफेस तक, फिर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक, ये r पर सरफेस पर मैक्सिमम हो गया, फिर आउटसाइड क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा 1/r²। ऐसे इस साइड देख लीजिए, सेंटर पर ये 0, फिर उसके बाद से यहां से इनसाइड पॉइंट यानी कि सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा, कहां तक, सरफेस तक। सरफेस पर मैक्सिमम होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने टोटल पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो आप इसके नोट्स बनाइए और हर एक टर्म, हर एक कंडीशन को समझते रहिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।